अगर आप सफलता रूपी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको मेहनत रूपी चढ़ाई तो चढ़नी ही होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी 20 अंक के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। इससे पहले 8 भाग आ चुके हैं, आज ये 9वां भाग है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट जो 40 अंक का है वो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप कृपया आगे चैनल में जाके देखें। और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग हेतु जो सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट है पूरा, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है तो आप सभी लोग अपने ज्ञान की परख करने हेतु हर प्रश्न के उत्तर स्वयं से लगाएं और अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है, उसके साथ अतिरिक्त व्याख्या पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अन्य सभी लोगों तक पहुँचाएँ जिनके लिए ये वीडियो लाभदायक साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला ही प्रश्न पर्यायवाची से है। ये सारे प्रश्नों का जो संकलन किया गया है, निर्माण किया गया है, ये पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है और प्रमाणिक बुक जो है उनके द्वारा बनाया गया है, तो आप इसमें किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? यानी कि जहाँ पर पूरा ग्रुप दिया गया है, इनमें से मरकट का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? मयूर, नीलकंठ, केकी, अहि, सर्पनाग, मृग, हरिण, सारंग या वानर, कीस, कपी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वानर, कीस, कपी मरकट अर्थात बंदर के पर्यायवाची हैं। अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो एक है शाखा मृग, शाखा मृग, और एक है कपींद्र, कपींद्र, और एक है कपीस। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब मरकट अर्थात बंदर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आपको गिरिजा का अर्थ पता है तो गिरिजा का अर्थ होता है पार्वती। ठीक है, पार्वती और गिरिजा एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं मदन, कामदेव, लंबोदर, भवानीनंदन, दानव, रजनीचर या राजा राव। ठीक है, तो उसका सही आंसर है, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया था कि गिरिजा अर्थात पार्वती, तो नंद का अर्थ होता है पुत्र। तो पार्वती पुत्र कौन है? लंबोदर अर्थात भवानी नंदन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें इनके अन्य पर्यायवाची की, गणेश जी के पर्यायवाची की, तो एक है विनायक, ये बहुत ही चर्चित है विनायक। उसके साथ है अविघ्न रूपी, अविघ्न रूपी। ठीक है, अविघ्न रूपी और है। ठीक है, उसके साथ मैं आपको अन्य भी बताऊंगी, अगले भी आप लिखते रहेंगे या सुन भी लेंगे तो बहुत है। विघ्न मोचक, विघ्न मोचक, और एक है धूम्रकेतु, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। धूम्रकेतु ये किसके पर्यायवाची हैं? गणेश जी के पर्यायवाची बता रही हूँ मैं आपको, धूम्रकेतु। और गज कर्णक, ये तो आप इजीली समझ जाएंगे। गज कर्ण माने कान होता है ना, तो गज कर्णक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं गणेश जी के। तो मैंने आपको कौन कौन से बताए? लंबोदर, भवानी नंदन, गणेश, विनायक, अविघ्न रूपी, विघ्न मोचक, धूम्रकेतु, गजकर्णक। अगर हम बात करें मदन कामदेव की, ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम मदन कामदेव की बात करें तो इसके पर्यायवाची होते हैं अनंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अनंग, मनोज, मनोज, मनमथ, मनमथ, रतिकांत, रति कामदेव की पत्नी का नाम था, रतिपति भी कहीं पर कहा जा सकता है। और आत्मभू, ये इंपॉर्टेंट है, आत्म भू, भू में बड़े बड़े की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर था वो था लंबोदर। उसके साथ मैंने आपको मदन कामदेव का पर्यायवाची बताया अनंग, मनोज, मनमथ, रतिकांत, आत्मभू, और लंबोदर, भवानीनंदन, गणेश जी के पर्यायवाची बताए। अगर हम बात करते हैं दानव, रजनीचर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर हम दानव यानी कि राक्षस इसकी बात करें तो असुर, दैत्य, धनुज, और एक ये है, इसको नोट करेंगे, यातुधान, यातुधान, ये भी किसका पर्यायवाची है? राक्षस का, यानी कि दानव का पर्यायवाची है यातुधान। ठीक है, अगला राजा का आप याद कर सकते हैं, राजा, भूप, नृपति, इस प्रकार से। अब है अगला प्रश्न, गरल का विलोम शब्द क्या है? विरल, सुधा, सरल, मीठा। तो गरल माने आप सभी जानते हैं, गरल का अर्थ क्या होता है? विष। अगर हम विष की बात करें
तो विष के समानार्थी और क्या है या पर्यायवाची क्या है? कालकूट, कालकूट और हलाहल, हलाहल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है कि गरल का विलोम क्या होगा। अब मैंने आपको इसलिए समानार्थी बताया कि आप उत्तर तक पहुँच पाएंगे। देखो, सुधा का अर्थ होता है अमृत और यही हमारा आंसर है। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। तो अगर गरल का अर्थ है विष तो सुधा का अर्थ है अमृत, तो गरल का विलोम क्या होगा? सुधा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम सुधा के पर्यायवाची बात करें तो क्या होगा? पीयूष, जो बहुत ही कॉमन नेम है, पीयूष, और अमी और सोम, ये अमृत यानी कि सुधा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, असंगत विलोम शब्द है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द और विलोम शब्द है जो असंगत है, यानी कि विलोम का सही जो यहाँ पर विलोम शब्द होना चाहिए वो नहीं है। जैसे शकुन, अवशकुन, अवशकुन नहीं होता है, क्या होता है? अपशकुन होता है, अप आएगा इसमें। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। समास का विलोम होता है व्यास, मानव का विलोम होता है दानव, स्तुति का विलोम होता है निंदा। तो हमने एक प्रश्न में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देंगे। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, मानव का दाना तो ईजी है, स्तुति निंदा ये देख लेंगे। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह शकुन, अवशकुन नहीं होता है, अपशकुन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य नाच सही है, श्रृंगार सिंगार सही है, दधी दही सही है, चक्षु नहीं आता है। आंख का जो है तत्सम वो क्या होता है? वो होता है अक्षी। क्या होता है? जैसे घोड़े का क्या होता है? अश्व नहीं होता है घोड़े का तत्सम, घोड़े का तत्सम क्या होता है? घोटक होता है। ऐसे ही आंख का तत्सम क्या है? अक्षी है। ठीक है, घोटक, ये भी आप याद रखें, अश्व नहीं होगा, घोटक और घोड़ा ये मैच कर रहा है। घोड़े की जगह अश्व लिखा होता तो वो नहीं होता, घोटक तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। तो इसी प्रकार अक्षी तत्सम है, आँख तद्भव है। तो ये विकल्प गलत था और यही हमारा आंसर था। ठीक है, चक्षु की जगह क्या आएगा? अक्षी आएगा, अक्षी माने आँख। चक्षु पर्यायवाची है लेकिन वो तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यभिज्ञान। तो पहचान का तत्सम शब्द क्या है? प्रत्यभिज्ञान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं। अगला प्रश्न है, इलायची का तत्सम शब्द क्या होगा? एला, ईला, अला, अल्लाह। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, एला, इलायची का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पाथर, पत्थर, पत्तर या फत्तर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्थर। ये प्रस्तर का तद्भव रूप है, यानी कि पत्थर का तत्सम रूप क्या है? प्रस्तर। जिनका मन या जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। ध्यान से देखिए, जिसका मन कहीं अन्यत्र, अन्यत्र मतलब होता है कहीं और, लगा हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अन्य मन, अन्य मनस्क, अन्य मान या अन्य मानसिक। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, अन्य मनस्क कहते हैं उसको। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको हम क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए वाला प्रश्न है, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान देंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ना करना, ध्यान देंगे, ना करना वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। अपरिमेय, अपरिग्रह, अपराजय, अपमिश्रित। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरिग्रह। ये धर्म से जुड़ा हुआ भी माना जाता है, जैसे कहते हैं ना अपरिग्रह, ये आपके जैन धर्म और हिंदू धर्म में माना जाता है। तो अपरिग्रह का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही लें, उससे अधिक धन का संचय ना करें। तो आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, इसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिग्रह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? अ, अलन, अलम या करण। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलम धन करण होता है। ठीक है, अलम उपसर्ग है, करण मूल शब्द है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राक, प्रा, प्राग या प्र। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राक। अगर हम बात करें तो उसमें मूल शब्द क्या है? देखिए, प्राक ये आपका हो गया उपसर्ग, प्लस मूल शब्द है इसमें इतिहास, इतिहास प्लस इसमें एक प्रत्यय है जो है इक। ठीक है, तो प्राक, इतिहास, इक मिलकर क्या बना? प्रागैतिहासिक। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इन चीज़ों पे अच्छे से आप ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। तक्षकार, कुंभकार, कलाकार या बेकार। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेकार। क्यों? क्योंकि बेकार में बे उपसर्ग लगा है
ठीक है। बाकी में तक्षकार, कुंभकार, कलाकार, इनमें प्रत्यय लगा है। देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। अगर हम प्रश्न करें कि तक्षकार का अर्थ क्या होता है, कुंभकार तो आप जानते हैं, ठीक है, मटका वाला कुंभ, घड़ा। कलाकार आप सभी जानते हैं। तक्षकार का अर्थ होता है जो लकड़ी के सामान बनाने वाला कारीगर होता है ना, जिसको हम फर्नीचर का काम करने वाला कहते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है तक्षकार। क्या कहा जाता है, तक्षकार कहा जाता है। अगर कभी कहीं पर अर्थ समझने के लिए आए तो आप ध्यान देंगे, तक्षकार मतलब जो फर्नीचर का काम करता है, कारीगर, उसे तक्षकार कहा जाता है। जबकि हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, बेकार, क्योंकि इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। देखो आपका वर्तनी वाला भी है, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाए जो संभावित हैं। तो प्रकारांतर में शुद्ध वर्तनी क्या होगी, प्रकारांतर, प्रकारांतर, प्राकारांतर या प्रकारांतर। पहले तो हम समझे कि प्रकारांतर ये जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो उससे पहले हम सही आंसर पर जाते हैं। इसका सही आंसर है, इसका सही वर्तनी जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रकारांतर। और इसका अर्थ होता है दूसरी तरह से। इसका अर्थ क्या होता है, दूसरी तरह से। अगर अब हम देखें तो क्या होगा, दूसरी तरह से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है ना। तो दूसरी तरह के लिए एक शुद्ध हिंदी का क्या होता है, प्रकारांतर। तो ऐसा शब्द आया तो ध्यान देंगे, इसका सही जो उसका वर्तनी है वो आप अच्छे से देख सकते हैं, प्रकारांतर, दूसरी तरह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। वह बड़ी लड़ाकी औरत, लड़ाकी नहीं, क्या होता है, क्या होता है, लड़ाकू होता है, ठीक है। ये विशेषण ऐसा है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, लड़ाकू लगेगा, वो चेंज नहीं होगा। वह बड़ी लड़ाकू औरत आएगा, ठीक है, लड़ाकी नहीं आएगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, जड़ते नहीं मरते हो आता है ना। सोहन से मिलो और उससे यह बातें बताओ, उससे नहीं उससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी त्रुटियां हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, और हमसे यही पूछा था कि कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो यही ये शुद्ध है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। नीलोत्पल, महाशय, सज्जन या खाद्यान्न। देखिए कर्मधारय, मैंने आपको समास की ट्रिक बताई है। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों से जो अधिक शब्द हैं उनको मिलाकर क्या बनता है, समास। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद के तो 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययभाव, तत्परोस, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। जो कर्मधारय समास होता है इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य का काम करता है। तो नीलोत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल, नीला है जो कमल, तो ये कर्मधारय समास है। महाशय, महान है जो आशय, ठीक है, महान है आशय, मतलब जिसका कहना महान है, तो ये भी क्या है, कर्मधारय समास है। सज्जन, सत है जो जन, अर्थात सत जो अच्छे विचार वाला है, तो कर्म एक विशेषण एक विशेष है। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्न में कर्मधारय समास नहीं है। खाद्य के लिए अन्न, खाने के तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। तो नीलोत्पल, उत्पल का अर्थ मैंने आपको बताया कमल होता है, तो नीलोत्पल, महाशय, सज्जन, इन सब में कर्मधारय समास है, जबकि खाद्यान्न में क्या है, तत्पुरुष समास है, बाकी सब में कर्मधारय समास। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। अब आप कहेंगे त्रिफला, चौराहा, तिरंगा, सही, सब में पहला पद संख्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन देखिए एक बहुब्रीहि समास होता है जिसमें क्या होता है, जैसे एकानन है, दशानन है तो इनके आगे भी अंक, लेकिन क्या है, ये किसी तीसरे की बात करते हैं। तीसरे मतलब एकानन, चतुरानन, पंचानन। अब हम एकानन या हमने कहा दशानन। अब अगर हम किसी यहाँ मानव जाति में अगर किसी के 10 मुख देखें या 10 सिर देखें तो उसको हम एलियन कहेंगे, रावण नहीं कहेंगे। जबकि दशानन का जो प्रयोग होता है जब कोई नाम रूढ़ हो जाता है, रूढ़ मतलब वो किसी एक विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। अब कैसे, देखो त्रिफला, 3 फलों का समाहार, द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समाहार, चौराहा। सतसई, 7 दोहों का समाहार, सतसई। लेकिन जो तिरंगा है 3 रंगों का। अब माना अगर किसी रुमाल में अगर 3 रंग है तो उसको तिरंगा नहीं कहेंगे, तिरंगा तो हमारा भारतीय ध्वज है, समझ में आ रही बात। तो तिरंगा 3 रंग तो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, कॉपी में हो सकते हैं, पेन में हो सकते हैं, किसी के कपड़ों में हो सकते हैं, उसको 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा, हमारे भारत देश का ध्वज। तो तिरंगा यहाँ पर एक तीसरे, एक रूढ़ अर्थ की ओर विशेष कर रहा है। रूढ़ आप समझ रहे हैं ना, जो सिर्फ एक के लिए प्रयोग में आता है। तो तिरंगा यहाँ पर द्विगु समास नहीं है, ये बहुब्रीहि समास है। तो ये हमारा सही आंसर है। आशा करती हूँ आप मेरा स्पष्टीकरण समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप समास से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके।
अगला प्रश्न है रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, रामायण का क्या होगा, राम आयन, राम अयन, राम अयन या राम आयन। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, राम प्लस अयन। और इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, वैसे संधि केवल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है 2 वर्णों का जोड़, समास होता है 2 शब्दों का जोड़, और संधि होता है 2 वर्णों का जोड़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है। कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय रख करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पड़ने को क्या कहते हैं, अग्नि परीक्षा देना। तो ये इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपके सिलेबस में लोकोक्ति भी है, तो एक लोकोक्ति से प्रश्न है कि 100 सयाने एक मत। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो इस लोकोक्ति का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो आप लोगों को इन 20 प्रश्नों का संकलन कैसा लगा और आपने इन 20 प्रश्नों में कितने अंक प्राप्त किए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज जो मैं चला रही हूँ कैसा लग रहा है, ज़रूर अपने शब्दों द्वारा अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और लाइक कीजिए और बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंटेंट बन तो रहा है लेकिन अधिक लोगों तक नहीं पहुँचने के कारण उसकी उपयोगिता नहीं सिद्ध हो पाती है ना। मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन ये तब सिद्ध होगी जब अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कर्म करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।